नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। आज इंडिया न्यूज करने जा रहा है लखनऊ में चल रहे सियासी रसूख के सबसे बड़े मकड़जाल का पर्दाफाश। आज हम आपको बताएंगे कैसे अपनी कुर्सी की ललकार से एक नेता बड़ी बड़ी जमीनों पर अपना नाम लिख देते हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अपने सियासी अकड़ के तले एक नेता एलडीए को अपना गुर्गा बना लेते हैं। आज हम पर्दाफाश करेंगे उन सियासी नामों का जिनके आगे एलडीए जैसे संस्थान नाक रगड़ते हैं, बौने बन जाते हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई का अनोखा कारनामा, यानी बड़ों पर रहम और छोटे पर सितम। लखनऊ विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण पर अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई का दावा कर रहा है। हर दिन अवैध निर्माण पर नोटिस पे नोटिस चस्पा हो रहे हैं, लेकिन रसूख के आगे एलडीए का आदेश और साहब दोनों ही बौने साबित हो जाते हैं। नोटिस दिया जाता है, लेकिन सत्ता की हनक ऐसे कि ना नोटिस की परवाह ना कानून का डर। जी हाँ, ये हकीकत है राजधानी लखनऊ की, जहां सत्ता के आगे सब शून्य दिखता है। क्या विधायक, क्या पूर्व सांसद सब नियमों को ताक पर रखकर अपनी बुलंद इमारतें खड़ी करने में जुटे हैं। एलडीए ने कार्रवाई के नाम पर रसूखदारों के खिलाफ नोटिस काटा, लेकिन सत्ता की हनक ऐसी कि नोटिस हवा में उड़ गया। हजारों गज जमीन के नीचे एलडीए के आदेश को जमींदोज कर बुलंद इमारतों के पिलर खड़े कर दिए गए। अवैध निर्माण की ये 3 तस्वीरें एलडीए के बौनेपन और सत्ता के रसूख की हकीकत बयां कर रही हैं। सबसे पहले मिलिए इन नेताजी से। नाम है राकेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। विधानसभा में चीख चीख कर उत्तर प्रदेश सरकार को कोसते हैं, कानून की दुहाई देते हैं, लेकिन जब बात खुद की आती है तो कानून को कूड़े के ढेर में डाल देते हैं। विधायक जी ने 2000 स्क्वायर फीट नहीं बल्कि पूरे 6000 स्क्वायर फीट जमीन पर अपने सपनों की बुलंद इमारत खड़ी कर दी है। एलडीए ने नोटिस जारी किया तो काम रोकने के बजाय बुलेट ट्रेन की रफ्तार से काम होने लगा। हालात ऐसे हैं कि जनेश्वर मिश्र पार्क के पास 6000 स्क्वायर फीट जमीन पर बेसमेंट का काम तेजी से चल रहा है। हम खड़े हैं जनेश्वर मिश्रा पार्क के ठीक बगल में, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह जी का वो प्लॉट मौजूद है जहां पे काम चल रहा था, लेकिन एलडीए ने इसको सील कर दिया। इनको नोटिस दी कि आपका भवन मानक के अनुरूप नहीं बन रहा है। सूत्र बताते हैं कि सीलिंग के बाद भी कुछ समय तक यहाँ काम हो रहे थे, उसके बाद फिर ये काम बंद किया गया है। सवाल फिर एलडीए से है कि इसने पॉश एरिया में जनेश्वर मिश्रा पार्क के ठीक बगल में ये निर्माण कार्य आखिर कैसे शुरू हुआ, कैसे ये निर्माण कार्य यहाँ तक पहुँच गया? क्या वीआईपी होने का लाभ राकेश सिंह को भी? अब जरा इनसे मिलिए। ये है बस्ती सदर से विधायक दयाराम चौधरी। चौधरी साहब का साम्राज्य बस्ती से लेकर लखनऊ तक फैला हुआ है। विधायक जी गोमती नगर विस्तार इलाके में बिना नक्शे के अपनी बुलंद इमारत बनाने में जुटे हैं। विधायक दयाराम चौधरी पर सत्ता का नशा सिर्फ चढ़कर ऐसे बोल रहा है कि उन्हें एलडीए के नोटिस को भी ठेंगे पर रख दिया। हालात ऐसे हैं कि ग्रीनलैंड और एलडीए का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। बावजूद इसके विधायक दयाराम चौधरी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जोर शोर से बन रहा है। आपको याद होगा, ये वही विधायक दयाराम चौधरी हैं जो बस्ती मेडिकल कॉलेज में अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए सिफारिशी चिट्ठी लिखकर चर्चा में आए थे। हम खड़े हैं लक्ष्मी मार्केट में, जो कि जनेश्वर मिश्रा पार्क के ठीक बगल में है, और हमारे ठीक पीछे दयाराम चौधरी जो बस्ती से भाजपा के विधायक हैं, उनका आवासीय कॉम्प्लेक्स है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जिसको कि अभी कुछ दिन पहले ही एलडीए ने एक नोटिस तामीला कराया है यहाँ पे कि आपकी बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है। सवाल एलडीए और लखनऊ प्रशासन से है कि क्या जब बिल्डिंग बननी शुरू हुई तब उन्हें नहीं दिखा, या आम आदमी और खास आदमी में फर्क करते हुए एलडीए ने ये नोटिस की तालीम तब कराई जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई। ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण के केवल विधायक ही नहीं, पूर्व सांसद भी शामिल हैं, जो अपनी कमाई को ठिकाने लगाने में जुटे हुए हैं। ये हैं हरि नारायण राजभर, पूर्व सांसद हैं, लेकिन इनका काम आज भी जारी है।
हरिनारायण राजभर का 8000 स्क्वायर फीट में सपनों का संसार तैयार हो रहा है। बिना नक्शा पास कराए आज भी निर्माण का काम जारी है। एलडीए ने नोटिस जारी किया, बावजूद इसके न काम रुका न हरिनारायण राजभर के इरादे। हम खड़े हैं हरिनारायण राजभर जी, जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके व्यावसायिक भवन के ठीक बाहर, जिसका कि नक्शा नहीं पास है और एलडीए ने इनको नोटिस भी दिया, लेकिन इस पर इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया और लगातार इस पर काम चल रहा है। पूर्व सांसद जी खुद बैठे हुए हैं और लगातार काम हो रहा है। उनसे इस बारे में पूछा भी गया तो वो कुछ भी कहने से इनकार कर दिए। उन्होंने बताया कि जैसे सब लोग बनवा रहे हैं वैसे हम भी बनवा रहे हैं। फिर एक बार सवालों के घेरे में है कि एलडीए आखिर क्या कर रहा है। क्या ये पूर्व सांसद नहीं होते तो यही व्यवहार होता जो आज हो रहा है? क्या आम आदमियों के साथ भी इसी तरह किया जा रहा है जो पूर्व सांसद के साथ किया जाता है? देखिए लगातार कैसे काम हो रहा है। सांसद जी के चेहरे पे भी कोई सिकन नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें इस पे नहीं बोलना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलडीए का कानून और एक्शन केवल आम आदमी के लिए है, जो अपनी जिंदगी भर की कमाई से अपना आशियाना बनाता है, लेकिन ऐसी कमरों में बैठी एलडीए के साहब नोटिस जारी तक महीनों तक लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाते हैं। पंकज मंडल के साथ वरुण उपाध्याय की रिपोर्ट। सवाल एलडीए के उन अधिकारियों से है जो सख्त होने का दम भरते रहते हैं। आए दिन आम आदमियों पे अपनी जेसीबी चलाने वाले अधिकारी आखिर कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे कि पूर्व सांसद और विधायक का इनलीगल अपार्टमेंट कैसे बन रहा है? कैसे नोटिस देने के बाद भी लगातार अभी काम चल रहा है और एक आवास में तो पूर्व सांसद बैठ के काम करा रहे हैं कि जिसकी हिम्मत हो वो आए। आखिर क्यों आम आदमियों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है? तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से जो नेता हैं उनके आगे एलडीए जो प्रशासन है वो बौना साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत में ही मैंने आपके साथ इस बात का जिक्र किया कि जरा सोचिए कि यहीं पर अगर कोई आम आदमी होता तो क्या एलडीए उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करता? क्या यह माना जाए कि एलडीए प्रशासन बौना साबित हो रहा है नेताओं के आगे और नेताओं की जो मनमानी है वो इस तरह से चल रही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य वहां पर कैसे हो जा रहे हैं और एलडीए प्रशासन नोटिस देने के अलावा उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है? आज इसी पर चर्चा करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज मंडल जुड़ रहे हैं, इसके अलावा सुरेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। लेकिन पंकज, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, एक बार जरा विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि जो तस्वीरों में हम लोगों ने अभी तक देखा, 3 नेता हम लोगों को माननीय अभी यहां तक नजर आए, जहां पर हम लोगों ने देखा कि उनके आगे जो एलडीए प्रशासन है वो पूरी तरह से बौना है। लोगों ने निर्माण कार्य अपने कर लिए हैं। आप जो पूर्व सांसद हैं वो तो कैमरे पर कुछ बोलने को भी तैयार नहीं थे, ये तक कह रहे हैं कि जब ये निर्माण कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। वजह क्या है कि एलडीए प्रशासन या तो मौन बना हुआ है या नोटिस देकर के इतिश्री कर ले रहा है कि किस तरह से वहां पर सब हो रहा है ग्रीन बेल्ट पर अवैध निर्माण? थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाएं इसको। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा लगातार अभियान चलाकर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन वास्तविक तस्वीर यह है कि अवैध निर्माण के नाम पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बहुत बड़ा खेल किया जाता है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में अवैध निर्माण और अवैध इमारतें खड़ी है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये केवल विधायक और सांसदों की बात नहीं है, जो बड़े रसूखदार होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, नोटिस काट के छोड़ दी जाती है और इंजीनियर और अधिकारियों की मिलीभगत से इसी तरह से लखनऊ में अवैध इमारत खड़ी हो जाती है। आपको बता दें कि जिस तरह से राकेश प्रताप सिंह जनेश्वर मिश्र पार्क के बगल में ये निर्माण कर रहे हैं, ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है। जो विधायक है दयाराम चौधरी, जो मौजूदा बीजेपी विधायक है, उनका भी जो निर्माण है वो भी ग्रीन बेल्ट है। पूर्व सांसद जो हरिनारायण राजभर है, इनका भी जो लैंड है, जो निर्माण है, वो भी पूरी तरीके से अवैध है। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण में जब इंडिया न्यूज पड़ताल करने पहुंचा, लगातार जब इस पर पड़ताल की जा रही थी, तो उसके बाद ही और राजभर और चौधरी को नोटिस निर्माण होते रहे, अधिकारी चुप क्यों बैठा? तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि कहते बड़ों पे रहम और छोटों पे सितम।
ये तस्वीर साफ बताती है कि लखनऊ लेकिन विकास पंकज, ये जो प्राधिकरण तीनों ही केवल तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं, चाहे पूर्व सांसद की हम बात करें या फिर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक करें या फिर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता की हम लोग बात करें, ये तीनों ही जगहों पर हम लोगों को ये तो दिख रहा है कि वहां पर निर्माण कार्य हो चुका है। ये बात अलग है कि अब कुछ निर्माण कार्य ऐसा है जो रुका है, कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि वो निर्माण चल भी रहा है। शुरुआत जब होती है ग्रीन बेल्ट पर इस तरह से निर्माण कार्यों की, तो उसी समय एलडीए को क्यों नहीं रोक पाता है? क्या उस समय किसी चीज का दबाव होता है, या जब दबाव पड़ता है इस बात का कि ये बात उजागर हो रही है तब कार्रवाई के नाम पे ये खाना पूर्ति होती है? असल वजह क्या नजर आती है पंकज? थोड़ा सा इसको और विस्तार पूर्वक बताएं। असल जी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई भी निर्माण शुरू होता है तो हर क्षेत्र में जेई और सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है कि अगर किसी तरह का भी निर्माण हो तो प्राधिकरण में उसकी रिपोर्ट सूचित करें, उसके बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण के इंजीनियर रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसके बाद विहित प्राधिकारी में रिपोर्ट पेश की जाती है। लेकिन जब बात विधायक की आ जाती है, जब बात सांसद की आ जाती है, जो लोग समाज सेवा की बात करते हैं, लोगों की सेवा की बात करते हैं, तमाम नियम और कानून की बात करते हैं, वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कानून और नियम की धज्जियां उड़ाते हैं। यही वजह है कि विधायक वर्तमान जो बीजेपी विधायक होने के नाते, पूर्व सांसद होने के नाते और उसके बाद सपा के विधायक होने के नाते ये रसूख इनका रहता है कि जब कोई इंजीनियर कार्रवाई करने जाता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनता है। तो देखा जा सकता है कि आम लोगों पे ये जब अवैध निर्माण का काम शुरू होता है तो शुरू से ही फिर उसके बाद इंजीनियर की साठगांठ से लगातार ये काम चलता रहता है और उनका कहना होता है कि सीधे पर कागज के कागजों पे कार्रवाई होती है, मौके पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अधिकारी अपनी कलम बचाता है और उधर अवैध निर्माण करता, अपनी इमारतें खड़ी करता है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में ये अवैध निर्माण का जखीरा बढ़ गया। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब ये विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इनकी सीलिंग केवल कागजों तक रह जाएगी या हकीकत में की जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर। जी बिल्कुल पंकज, आप बने रहे हमारे साथ, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, सुरेंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हालांकि हम लोगों ने देखा है कि रसूख तो भाई चलता है, रसूख तो हर जगह हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी की सरकार तो ये कहती है कि हम लोग सारे काम को नियम कानून के तहत कर रहे हैं, कोई भी अगर इस तरह से करेगा तो वहां पर बुलडोजर चलने में या पीला पंजा चलने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये तो निर्माण हुए हम लोग को दिख रहे हैं। एलडीए प्रशासन एक तो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा? और क्या ये मान के चलें कि कहने को तो बहुत चीजें कही जाती हैं लेकिन बदलती नहीं है स्थितियां, परिस्थितियों में कोई विशेष सुधार नजर आता नहीं है? सुरेंद्र जी। देखिए, हमारा जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो पॉलिटिकल दबाव से चलता है। इसे सच्चाई को सबको जान लेना चाहिए, लोग जानते भी हैं, मान भी लेना चाहिए। उसमें हम कोई बात करें, पहली बात, अगर सत्ताधारी दल का सांसद या विधायक होगा, एलडीए की हैसियत नहीं है कि उसका कोई काम रोक दे, अपनी कलम के बचाव करने के लिए कागज पर कहीं लिख देगा, लेकिन काम चलता रहता है। अपोजिट पार्टी का होगा तो हो सकता है भाई एलडीए या किसी भी विकास प्राधिकरण में या आवास विकास परिषद में आप उसमें सिर्फ एलडीए को आइडेंटिफाई ना करें। जी जी, सब जगह वही पॉलिटिकल मजबूरी है। बिल्कुल, और यही इतने छोटे अफसर होते हैं, उनको एक बार अगर वो अधिकारी डांट देता है कि तुम गए कैसे वहां, तो फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो ये इस सिस्टम को आप बहुत चेंज नहीं कर सकते। और आप कहने के लिए कहते रहे आधे ज्यादा लखनऊ जो है वो इलीगल बसा होगा, जो एलडीए का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी होगी और वो गड़बड़ियां सरकार दर सरकार चलती रहती। और वो ये लोग कहते डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले कि अगर सर हम सब काम नियम से करने लग जाए तो फिर ये समझिए कि काम ही नहीं होगा। तो इस ढंग के सारे प्रोविजन बना देते हैं। अब इसे मैप पास करते हैं तो 2.5 पोर्शन का मैप पास करते हैं। आप पूछे क्यों आप 2.5 पोर्शन का मैप पास करेंगे? मतलब एक ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक आधा फ्लोर। जब उस किसी आदमी ने पैसे पूरी जमीन के दे रखे हैं तो आपको आजकल जब वो करोड़ों में जमीन खरीदता है, आप क्यों 2.5 फ्लोर का तो मैप बना के देंगे? लीगल यही है। लेकिन आप बड़े से बड़े इलाके पूरे गोमती नगर चले जाइए, तो आपको 3 फ्लोर जो बनवाए हैं वो पूरे 3 फ्लोर बनवाए, कोई 2.5 फ्लोर नहीं बनवाए। जितने बिल्डर हैं वो जितने वो बनवाते हैं फ्लैट्स,
वो अगर 4 फ्लोर अलाउ होता तो 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बना लेते हैं। और जब खरीदने आप जाएंगे तो कहते हैं कि देखिए सबसे ऊपर वाला हम आपको 5 लाख रुपए कम में दे देते हैं। तो उनसे पूछता है बाहर कि भाई इसमें क्यों 5 लाख? कहना ये सर इलीगल बनवाया हुआ है, अगर कभी फंस गया मामला तो फिर आप जानिएगा, वरना 5 लाख रुपए कम में ले लीजिए। ये पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में और सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज का खेल है। इसको आप बहुत आइडेंटिफाई करके कि यहाँ बड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं मैं मानता हूँ। अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। कैसे देख रहे हैं अभिषेक वाजपेयी जी? अभी ये तो 3 हम लोगों ने मामले उठाए हैं, अभी सुरेंद्र जी ने भी बताया कि सारे प्राधिकरण, ये तो एलडीए का है, जितने जितने विकास प्राधिकरण हैं कमोबेश यही स्थितियां हैं। कैसे देखते हैं स्पेसिफिक ये जो 3 केसेस हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आदरणीय सुरेंद्र जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो लोग होते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि उनके दुरुपयोग के कारण ही ये सब चीजें होती हैं। और जो घूसखोरी होती है वो इतनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है कि उसके लिए भी कोई व्यक्ति अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता है, वो अपने आप को पल्ला झाड़ लेता है। आप लेकिन इसमें देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कई बार इस प्रकरण में प्रश्न चिन्ह उठाए थे और केशव प्रसाद मौर्य जी में और माननीय मुख्यमंत्री जी में, दोनों में यही कारण था कि 2 फाड़ हो गए थे। तो उन्होंने जब प्रश्न चिन्ह उठाया तो केशव प्रसाद मौर्य ने तुरंत ही पीसी करके कुछ और प्रश्न चिन्ह उठा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग कैसे लोगों के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर दबाव बना करके गलत काम कराते हैं। इससे छुपा हुआ नहीं हुई है, या इसके पहले भी पूर्व में सरकार थी तो उन्होंने कैसे दबाव बना करके गलत काम कराया, किसी छुपा हुआ नहीं है। तो मैं बिल्कुल सुरेंद्र जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और लेकिन हमें जो अधिकारी जो वहां पे मौजूद होते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत। सत्ता पक्ष कितना भी दबाव बनाए, सत्ता पक्ष सिर्फ 5 साल के लिए होती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी वो इसी वजह से वहां पे बैठा हुआ था कि उसको जिम्मेदारी अपना निभाना होता है। तो क्या 5 साल की सरकार के दबाव में वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएगा? मैं इस बात से सहमत हूँ। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। बहुत सारे सुरेंद्र जी भी क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने एक से एक लोग देखे हुए जिनकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती हैं। उनके घर पे आज कुछ नहीं है, लेकिन जो घूसखोर लोग हैं, मैं आपको ताजा उदाहरण के तौर पर बताऊं, 2 महीने पुराने का वाक्या है। मैं जिस जगह पे एक कार्यकर्ता ने मुझे फोन किया था कि एनडीए के लोग आए यहाँ पे घूसखोरी कर रहे हैं, तो मैंने उसके रिगार्डिंग आपके चैनल में भी कवरेज दी हुई थी। तो जब पैमाइश की गई मौके पे, जब मैंने कहा कि पैमाइश करके बताइए कि अगर गलत है तो गलत बताइए, सही है तो सही बताइए। जब मैंने खुद पैमाइश करवाई तो सब कुछ सही था, लेकिन उनके पास जो डॉक्यूमेंटेड थे उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स में यह दिखाया कि आपके ऊपर कई बार नोटिस भेजी जा चुकी है इसको गिराने के लिए। जब पैमाइश में अगर कोई चीज सही है और नोटिस, तो आप किसी व्यक्ति को गलत नोटिस कैसे भेज सकते हैं? तो इसका मतलब घूसखोरी चरम सीमा पे है और सरकार कहती है कि घूसखोरी नहीं है। तो आखिर किसी व्यक्ति के पैमाइश में सही निकल रहा है, सारे एरिया बिल्डिंग के जो है वो सही है, तो किसी व्यक्ति को आप अननेसेसरी का नोटिस कैसे भेज सकते हैं एलडीए से? और कई जगह पे आप देखिए मिली भगत, जैसे भी सुरेंद्र जी ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला। आधे से अधिक लखनऊ शहर जो अवैध ही बसा हुआ है, जो मिली भगत से चल रहा है, और कई सारे पेपर प्रकाशन ऐसे आ जाते हैं कि जनता ये डिसाइड नहीं कर पाती है कि ये सरकारी भूमि है कि ये मतलब फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं। जनता डिसाइड नहीं कर पाती, किसी के चक्कर से लाखों करोड़ों अरबों रुपए जनता के फंस जाते हैं। आखिर वो जनता क्या करे जिनके इन गैर जिम्मेदाराना तरीके से, जो लोग अपनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस तरीके से काम करते हैं, जनता की तो गाड़ी कमाई डूब गई। अब वो जनता का कहाँ चक्कर करे जाकर? कोर्ट में चक्कर करे, कोर्ट को आदेश आने में बहुत टाइम लग जाता है। रेरा क्या करता है? हर एक बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, वो कहता है साहब मैं 4 मकान बना करके मैंने बेचता हूँ, तो मैं रेरा में कैसे रजिस्टर करूँ? तो कहीं ना कहीं जो खेल होता है, जैसा सुरेंद्र जी ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि वो एनडीए के बाबू लोग से लेकर के अधिकारी लोग जो होते हैं वो इसी वजह से खेल सारा कर लेते हैं।
पंकज, क्या यही असल वजह आपको भी नजर आई, चूंकि आप तो बहुत लंबे समय से स्पेसिफिक इस बीट को ही आप देख रहे हैं, क्या यही वजह है, आपको लग रहा है कि इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पर कार्रवाई है, कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति है, या फिर जो अधिकारी हैं जैसा कि घूसखोरी का जिक्र हो रहा था उसमें उनकी संलिप्तता है, और अभी ये जो 3 प्रकरण जिसका आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर के भी जवाब क्या दिया गया एलडीए की तरफ से या वहां के अधिकारियों की तरफ से, ये निर्माण आखिर कैसे होने लगा वहां पर, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पंकज जी जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो विधायकों पे जवाबदेही नोटिस एलडीए की तरफ से जारी किया गया, आपको बता दें इसमें इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि लगातार इस मामले को इंडिया न्यूज जमीनी स्तर पर लगातार बनी हुई थी। मौके पे जो काम चल रहा था उसकी बराबर रिपोर्टिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण से ली जा रही थी, इंजीनियर से ली जा रही थी, और उसके बाद जब लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी को ये लगा कि अब ये मामला तूल पकड़ने वाला है, तो उसके बाद उन्होंने आनन फानन में नोटिस कर दी। अब रही जो निर्माण की बात, निर्माण क्या होता है कि जब निर्माण शुरुआत में निर्माण किया जाता है तो उसके बाद जेई और इंजीनियर और जो बिल्डर होते हैं, ये जो निर्माण करता होता है, इनके साथ एक साठगांठ हो जाती है। वो कहते हैं कि हम कागजी कार्रवाई हम आपकी जारी रखेंगे और आप अपना काम जारी रखिएगा, जब भी आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा आप काम कुछ दिन के लिए रोक दीजिएगा, उसके बाद जब फिर अच्छा इधर से इशारा मिलता है तो फिर उसका काम चालू कर देता है। उसके बाद विहित प्राधिकारी में मामला पहुंचता है, विहित प्राधिकारी में सुनवाई होती है, दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, उसके बाद पक्ष को देखा जाता है। लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण का विहित प्राधिकारी न्यायिक तरीके से भी बहुत ही स्लोली चलता है। उनके यहाँ केवल फाइलों की गड्डी बढ़ती जाती है और तारीख पे तारीख दी जाती है। यही वजह है कि लगातार अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, और जो अवैध निर्माण करते हैं वो भी पूरी तरीके से छूट मिल जाता है, क्योंकि इंजीनियर अपने निजी स्वार्थ, एक कहावत है कि निजी स्वार्थ के चलते जब सब कुछ धसा दिया जाता है, तो यही वजह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कहीं ना कहीं इंजीनियर की मिली भगत से ये पूरा का पूरा खेल चलता रहता है। और इसी तरह कहीं ग्रीन लैंड में अवैध निर्माण हो जाता है, तो कहीं सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण हो जाता है, तो कहीं फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण के जमीन पे निर्माण हो जाता है, तो कहीं तालाबों में निर्माण हो जाता है। और उसकी जब जांच होती है तब ये पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना लंबा कारवा लंबे समय से चलता रहा है, हमेशा से कोई भी बीसी आए या कोई भी कमिश्नर आए वो कार्रवाई की बात करती है, लेकिन कभी भी किसी भी इंजीनियर की जवाबदेही नहीं बनती है। और जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तमाम जिस तरह से लखनऊ के चारबाग होटल में अग्निकांड हो गया था, जब अग्निकांड हुआ तब उस पर जांच हुई, और जांच हुई उसमें 6 से 7 लोग जल के मर गए थे, उसके बावजूद भी आज तक किसी भी इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के बीसी होते हैं, सचिव होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी होती है, जिसकी वजह से इंजीनियर इसी तरह से छूट होकर काम करते हैं और शहर की तस्वीर को बिगाड़ने में पूरा सहयोग देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब लक्ष्मी नारायण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। लक्ष्मी नारायण जी, एक तो एलडीए की हम लोग अभी जो देख रहे हैं, खासतौर से जो नोटिस उन लोगों ने जारी किया है, वो भी तब जबकि इंडिया न्यूज ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया। कई बार इन स्थितियों को हम लोगों ने सामने रखा, नतीजा ये है नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन सवाल लक्ष्मी नारायण जी ये है, चूंकि आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अंदर रहे, ये कैसे होता है वाकई में ये जो सत्ताधारी हैं या फिर जो सत्ता में पहले भी रहे, इन लोगों का दबाव होता है, इसलिए इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है कि अवैध निर्माण हो जाता है, हालांकि आम आदमी करे तो तुरंत कार्रवाई भी वहां पर होती है, या इसके पीछे कोई और वजह भी मानते हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर अभिषेक जी कह रहे थे कि घूसखोरी भी एक बहुत बड़ी वजह है, अधिकारी अगर चाहे तो वो ईमानदारी से काम कर सकता है। असल वजह क्या है लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए, इसमें दोनों ही हैं, एक तो दबाव भी है और भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार व्यक्तिगत स्तर पर होता है और दबाव जो है अधिकारियों की तरफ से या ऊपर से आता है। आप लोग जानते हैं कि ये जितने भी लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो नगर निगम हो या और भी जो हैं, इन सब में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति ही बैठा मिलता है आपको, और इन सबके आपस में लिंक्स होते हैं। जिसे कहते हैं ना कि एक ही प्रकार के जो लोग होते हैं वो एक साथ चलते हैं। तो जब बात भ्रष्टाचार पे हो और अपने उसके बारे में हो, तो सब लोग आपस में मिले हुए हैं, ऊपर से सब मिले हुए हैं, जैसे समुद्र का पानी सब अंदर से मिला हुआ है,
उसी प्रकार से जो है सब यहाँ का खेल तमाशा चलता रहता है। ये सच्चाई यही है। अब रही बात भव्य के लिए, कभी कुछ कार्रवाई होती है, कभी कुछ कार्रवाई होती है। वहीं एक मकान पे कार्रवाई होती है, वहीं बगल वाला अवैध होता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी तरह से दुकानों की सजावट का है, दुकानें भी लगती हैं, दुकानें कुछ अवैध बनती हैं और उसी के बगल वाले को गिरा दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। अभी एक प्रकरण नर्सिंग होम्स का चल रहा है, जिसमें बहुत सारे नर्सिंग होम्स को गिराने की और उनको बंद करने की बात चल रही है, वो नहीं हो रही है। तो वो सबका अपना अपना हिसाब किताब चलता है। और ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, एलडीए की तरफ से हो चाहे नगर निगम की तरफ से हो, इनके आदमी मोहल्ले गली कूचे में घूमते रहते हैं, वो इनके दलाल होते हैं। और यदि कहीं पर भी कोई निर्माण होता है तो उससे उनको पैसा प्राप्त हो जाता है और इसके बाद ना निर्माण कार्यक्रम चलता रहता है। सच्चाई ये है, कुल मिलाकर के बात यहाँ पर सिर्फ ईमानदारी से जुड़ती है। यदि ईमानदारी से कार्य हो तो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हो पाएगा। सुरेंद्र दुबे जी, तो फिर ईमानदारी से कार्य हो तो क्या हम इस भरोसे बैठे कि भाई अधिकारी अगर कोई इंडिविजुअल ईमानदार है तब तो हो सकता है कि हाँ वो सही तरीके से कार्रवाई कर दे, नहीं तो सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। जिन प्रकरण को हम लोग दिखा सकते हैं, उठा सकते हैं, वहां तक तो हो सकता है कि कुछ गुंजाइश हो कि कुछ कार्रवाई के नाम पे कोई खाना पूर्ति देखने को मिल जाए, लेकिन ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा क्या? या इसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसे बिंदुवार चीजें हैं, इस पर फोकस अगर किया जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? सुरेंद्र जी, देखिए, जो इंडिविजुअल ईमानदारी की बात है, बहुत लोग इंडिविजुअली ईमानदार होते हैं, लेकिन जो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, इट इज गवर्न बाय द पॉलिटिशियंस। उनका अपॉइंटमेंट, उनका प्रमोशन, उनकी एंट्री, उनको अच्छा मकान मिलना, तो सारी सुविधाएं मिलना, वो सब सरकार की कृपा पर है। तो अब अगर हम भ्रष्टाचार रोकना चाहते हैं तो पहले कोई हम ऐसा अपॉइंटमेंट वगैरह का सिस्टम बनाए कि भाई ये एक कमेटी है जो जिसमें ऑफिशियल भी होंगे, नॉन ऑफिशियल, ये तय करेगी कि इनकी पोस्टिंग है 2 साल 3 साल ये जरूर रहेंगे। लेकिन जब सारी पोस्टिंग्स, ट्रांसफर, प्रमोशन सब सरकार की कृपा से ही है, तो सरकार की कृपा पाने के लिए आप ईमानदार भले बने हुए हैं, लेकिन आपको ऊपर वाले की बात माननी पड़ेगी। एक बात जान लीजिए, और अगर नहीं मानेंगे तो आपकी हालत फिर ऐसी हो जाएगी जिनके तमाम प्रकरण आगे पीछे आते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण जी चूंकि ब्यूरोक्रेट है तो जानते हैं कि कैसे होता, और मैं भी 30-40 साल से यही देख रहा हूँ कि बहुत ईमानदार लोग हैं, वो कहते क्या करे भाई, ऊपर से आदेश आ गया कि नहीं इसको करना है। सुरेंद्र जी, मैं इस बात को वो करना चाहूंगा कि अगर इसी तरह से सारा चीज चलता रहे तो सरकार क्यों ये दिखावा करती है कि भ्रष्टाचार पे लोग रोक लगेगी, जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है और उसके बाद इस तरह से कार्य किए जाएंगे। आखिरकार कौन इसका जिम्मेदार होगा? जब कोई हादसा हो जाता है, लोगों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है, उसका परिवार दर दर भटकता रहता है। ये विधायक है, कानून की बात करते हैं, सदन में हंगामा करते हैं, लेकिन खुद अवैध निर्माण करते हैं। वही अगर सरकार के नुमाइंदे हैं तो सरकार की बात रखनी पड़ेगी। तो आखिरकार जनता का क्या होगा? जो मूल चीजें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो वादे किए जाते हैं, उसका क्या होगा? क्या सिस्टम इससे ही चलता है या सरकार यही कह के वादा करके आई थी कि हम जो कहेंगे वही माना जाएगा, या जो भ्रष्टाचार होगा उस पर केवल कहानी रची जाएगी? देखिए, पिछले 50 साल से हम आप सुन रहे हैं कि भ्रष्टाचार दूर करना है। हर साल का इंडेक्स निकालिए, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, कहने के लिए कुछ और, हाथी के दांत खाने के लिए और, दिखाने के लिए और ये हर सरकार में होता। मैं कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि जैसे मैं कोई सरकार के बचाव कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधे सीधे जो वस्तुस्थिति है वो वस्तुस्थिति यही है। हम सिर्फ गाल बजाते रहे कि बड़ा भारी करप्शन दूर कर देंगे, वो हम एक ऐसे मुहिम में फंस गया है तो मतदाता। अब आप कहते हैं कि साहब ईमानदार आदमी आए, जब उसके पास 5 कैंडिडेट चुनाव लड़ने आते, 5 के 5 वही है, तो ही हैज नो ऑप्शन, तो किसको चुनेगा? और जब वो चुन के आया है जिसने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, उससे हम ये उम्मीद करते, तो हमें अपना टोटल सिस्टम बदलना पड़ेगा। या तो हम अपना पॉलिटिकल फंडिंग का सिस्टम बदलें, अपने डेमोक्रेसी का वो स्वरूप बदलें, जहां पैसा स्टेट दे। बहुत से देशों में है कि आप राज्य देगा पैसा और तब आप चुनाव लड़िए। वो एक लंबी बहस का विषय है, लेकिन
इसमें एक बात, फिर भी आप पूछे, एक मिनट, फिर भी हम क्यों कहते हैं? फिर भी इसलिए कहते हैं कि जितना बचाव हो सके, जितना दबाव बन सके उसको बनाना चाहिए, ताकि एकदम जंगल में आग न लगे। बिल्कुल, बड़ी बात सुरेंद्र जी आपने कही है। लक्ष्मीकांत जी भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपके पास भी सर आऊंगा। एलडीए और साथ ही साथ एलडीए जिस तरह से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो माननीयों के आगे कहीं ना कहीं बौने साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर आज लगातार चर्चा जारी है। क्या वाकई में सत्ता के रसूख के आगे एलडीए बौना हो गया है? क्या सत्ता का रसूख इस कदर है कि नियम कानून सब ताक पे रख दिए जा रहे हैं? सवाल इस बात का भी है कि अगर भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात होती है तो फिर ये प्रकरण सामने क्यों आ रहे हैं? और ये तो वो प्रकरण है जो हम आपको बता रहे हैं, न जाने ऐसे कितने अनगिनत प्रकरण हैं जहां पर इस तरह से अवैध निर्माण हो रहा है रसूख में भी। साथ ही साथ इसके पीछे बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। अब इन सब नेक्सस को कैसे तोड़ा जाएगा और कैसे ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, खासतौर से अवैध निर्माण की, इनको कैसे रोका जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और खासतौर से ये सवाल प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर के भी है कि आखिर वो काम कैसे कर रही हैं और सरकार जो बात बार बार कहती है उसमें कितनी सच्चाई है। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। मेहमान सभी मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे। लक्ष्मीकांत जी क्या कहना चाह रहे थे, क्या सवाल था आपका? नहीं, सवाल नहीं, ये सारा प्रकरण जो है, देखिए, एक सामाजिक नैतिकता एक होती है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। सामाजिक नैतिकता के स्टैंडर्ड से बहुत चीजें डिसाइड होती है। सही कानून होने चाहिए और उनका क्रियान्वयन भी सही प्रकार से होना चाहिए, और यदि उसमें कोई गिल्टी होता है तो उसमें निर्णय भी शीघ्र आना चाहिए। ये चार चीजें मिल करके हमें सही जस्टिस प्रोवाइड करती हैं और सिस्टम को रन करने में मदद करती हैं। दुर्भाग्य से हमारे इस समय वर्तमान स्थिति ये है, मतलब हमारे क्या 1947 से यही स्थिति है कि हमारे देश में ये चारों चीजों की बहुत कमी है। न तो सही समय पे निर्णय होता है, न हमारे कानून सही बने हुए हैं, न हमारे सामाजिक नैतिकता की स्थिति अच्छी है, और न ही हम उनका इम्प्लीमेंटेशन सही प्रकार से कर पाते हैं। तो ये चार प्रकरण है, इन चारों चीजों पे जब तक हम चोट नहीं करेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा सिर्फ यही कहना है। अभिषेक जी, चूंकि अभी आपने कहा कि भाई ये देखिए, तो सीधे तौर पे सरकार की भी एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी भी नाकामी है या उनका फेल्योर है, क्योंकि वो जिस बात को कह रहे हैं उसको वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहां पर ये बात अभी देखिए पूर्व आईपीएस अधिकारी ने भी कही, यही बात कमोबेश वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि जो सिस्टम बन गया है उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। सत्ता भले ही बदल रही हो लेकिन वो काम उसी तरीके से करता है। अब ये प्रकरण समाजवादी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए आप आरोप लगा रहे हैं, या आपको लगता है या कोई प्लान है आपके पास कि आप इसको तोड़ सकते हैं या इसमें आप कमी ला सकते हैं? तो उसको भी बताएं फिर अभिषेक जी साथ में, या सिर्फ पॉलिटिकली क्रिटिसाइज करना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज हमें समझना, अगर हम जिम्मेदारी समझते हैं अपने आप तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति अगर है तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने और लक्ष्मी नारायण जी ने बिल्कुल बोला, मैं बिल्कुल दोनों की बात से सहमत हूँ। देखिए, जैसे गवर्नमेंट बोलती है कि ये कोई भी व्यक्ति है तो आमदनी से ज्यादा इनकम टैक्स ये देखती है कि जितना आपकी आमदनी उससे ज्यादा अगर आपके पास है तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो वही चीजें हम क्यों नहीं कर सकते कि अगर हम कोई एक ऐसी एसआईटी, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया, कोई ऐसी एसआईटी हम बैठाएं जो कि पूर्व आईपीएस भी उसमें हो, रिटायर्ड जज भी हो और कुछ पत्रकार भाई भी शामिल हो, कुछ इस तरीके से बनाना चाहिए। बन सकता है, मैं तो कहता हूं कि बन सकती है कि जो भी एलडीए या किसी भी सेगमेंट से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, तो उनकी जो आमदनी थी वो कितनी थी आज तक की कैलकुलेट करके उसमें कितना, बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत अंतर और काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पूरे व्यक्ति ने पूरे जीवन में 2 करोड़ रुपए उसकी आमदनी हो सकती थी, कमा सकता था, तो आज उसके पास 500 करोड़ की संपत्ति है, तो कैसे है? देखिए, अगर 2 करोड़ रुपए की संपत्ति की जगह आप कह रहे हो कि 10 करोड़ है, फिर भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उसको किसी ने दे रखी हो, एज अ गिफ्ट दे रखी है, कोई भी चीज हो। लेकिन 500 करोड़ की, जैसे आपको ध्यान होगा पूर्व में एलडीए का नोएडा में एक बाबू पकड़ाया था जिसके पास लगभग 350 करोड़ की संपत्ति थी। तो आखिर वो संपत्ति है कैसे? कहीं ना कहीं हमको इन पैरामीटर्स को सेट करना पड़ेगा और इसके लिए हम सबको एक सोच करके ही काम करना पड़ेगा। हम उसके दूसरे के ऊपर दोषारोपण करें, दूसरा तीसरे के ऊपर दोषारोपण करें, तो इससे जिम्मेदारी कहीं पूर्ति नहीं हो सकती है। तो और कहूंगा, भैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? कहीं ना कहीं अधिकारियों में आप देखिए
कि जब कोई मंत्री बनता है या कोई भी दूसरा विभाग का अध्यक्ष बनता है तो उसकी छत्र छाया होती है, तो अधिकारी भी एक होता है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, हमारे ऊपर तो रहनुमा है ही, तो हम कुछ भी करें तो हमें कहने वाला या पूछने वाला कोई नहीं। सुरेंद्र जी, क्या वाकई में पॉलिटिकल विल की कमी आपको इसमें लगता है कि हम इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी है, या फिर सिस्टम हमारा इस तरीके का हो चुका है कि आप कितना भी अपनी पॉलिटिकल विल को दिखाइए बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो सकता? ये हो सकता है कि कुछ एकाध केसेस ऐसे हैं जो कि अपने अंजाम तक पहुंच जाए या उसमें कुछ कमी आ जाए। क्या पॉलिटिकल विल आपको लगता है कि इसके लिए जिम्मेदार है, या किसी के अंदर है इतनी कुव्वत कि रोक भी दे इसको? नहीं, देखिए आप सही करें, सबसे ज्यादा बात तो पॉलिटिकल विल की है। देखिए, वन हु गवर्न वो एक मानक तय करता है। राजा जैसा होगा उसके अनुसार, ठीक है 100% वो भी नहीं कर पाएगा। वो जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब भी नहीं कर पाता था, राजा भी नहीं कर पाता। तो आजकल का राजा सारा जो चाहेगा कर लेगा, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। कोई 50% करता है, कोई 60% कर लेता। लेकिन पॉलिटिकल विल तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पॉलिटिकल विल होगी तो हम इस ढंग के करप्शन को और इस ढंग के जो काम होते हैं जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज में ये है। अब आप आंख मूंदे बैठे हुए हैं, आप जब चले जाइए उसी लखनऊ में महानगर, गोमती नगर, इंदिरा नगर, जब दिखाइए जाकर के गोमती नगर देख लीजिए, आपको 10-10 करोड़ के बने हुए मकान मिलेंगे और जितना बड़ा मकान है उतने ज्यादा उसमें नॉर्थ स्लाउट किए गए। और तारीफ की बात है कि उनमें कोई नहीं रहता है, उनमें एक नौकर रहता है, एक कुत्ता रहता है, क्योंकि जिसने वो मकान बनवा रखे हैं वो भयभीत है कि हम किसी को दे दें तो कहीं हमारा कब्जा न कर ले। तो खैर ये एक मानसिक स्थिति की बात है कि आदमी का पागलपन है कि जब मकान में खुद रह नहीं सकता तो उसने इतना करप्शन करके मकान क्यों बना। वो मुद्दा यहाँ आज नहीं है, ये फैक्ट ये है। तो आप पता करें ये ईडी क्या कर रहे हैं, सबको नोटिस दे के पता करें कि भैया कहाँ से बनवाया आपने। लेकिन ऐसी मंशा है भी नहीं, और एकदम से आप कुछ रातों रात बदल भी नहीं देंगे। आप जहां से शुरू कर सकते हैं करिए, और एज पत्रकार जो आपने किया वही हम सब लोगों का कर्तव्य, जहां हमें गलत दिखाई देगा हम उसको हाईलाइट करें और चाहेंगे कि शासन इन चीजों को ठीक करे, तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व है। बाकी शासन क्या करेगा वो अपने ढंग से करेगा, हम फिर उसको क्रिटिसाइज करें कि इन्होंने कुछ नहीं किया। ये हम अनुभव करते रहे और इतना ही हमारा अधिकार है। लक्ष्मी नारायण जी, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल विल की यहाँ पे चर्चा हुई है तो मैं आपसे जरूर समझूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें और आपने बड़े नजदीक से देखी होंगी, क्या कुछ चेंजेस आपको लगा है विगत वर्षों में, अगर हम देखने की कोशिश करें कि कुछ चेंजेस आए हो या कोई तब्दीली आई हो? क्योंकि मौजूदा सरकार तो कम से कम इस बात को बहुत लाउडली कहती है कि नहीं, भ्रष्टाचार के लिए हम तो जीरो टॉलरेंस है। अगर वो जीरो टॉलरेंस की भी बात कर रही तो उसमें क्या कहीं कुछ आपको गुंजाइश नजर आती है कि हाँ चलिए ठीक है, इस स्तर पर ही सही लेकिन कुछ काम हुआ है, या यहाँ जमीन पर कुछ नहीं बदला? नहीं, जैसे जो प्रकरण है, जिस प्रकार के जैसे जो ठेकेदारी है, फॉर एग्जाम्पल टेंडर प्रक्रियाएं हैं, इस तरह की चीजों में तो आप बदलाव देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है कि अब आपने किसी ने जो है टेंडर हथिया लिया जबरदस्ती, ऐसा कुछ फिलहाल नहीं देखने को लग रहा है, ना सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो ये लोअर लेवल, इसको ये देखिए, आप करप्शन के कई लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल करप्शन होता है तो डेफिनेटली टॉप लेवल करप्शन कुछ कम हुआ है, दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन जो लोअर लेवल का करप्शन है, बाबू लेवल का, चपरासी लेवल का, इंस्पेक्टर लेवल का, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आदमी को उसी तरह से दिक्कतें होती हुई, इसीलिए जो बात होती ई सर्विस की बात करनी चाहिए कि अब हर जो है आप ई सर्विस पे डालिए, चीजों को देखिए और उसका टाइम बाउंड प्रोग्राम रखिए और ट्रांसपेरेंसी रखिए चीजों के बारे में। अगर आपने नोटिस दी है तो एलडीए की साइट में आना चाहिए किस किस को नोटिस दी हुई है और 7 दिन के अंदर उसमें क्या किया, कार्रवाई हुई, तो पब्लिक को पता चलेगा ना। तो आप जितनी ट्रांसपेरेंसी अपने कार्यक्रम में रखेंगे, अपने कार्य में रखेंगे, उतना ही करप्शन फ्री चीजें हो सकती हैं। ये मेरा इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को समझने की जरूरत है। और लॉ में परिवर्तन भी बहुत जरूरी है, जहां लॉ हमको दिक्कत करता हो वो बदल देने की जरूरत होती है। और जो कल्प्रिट्स होते हैं, जो पकड़े जाते हैं, उनमें सजाएं बहुत देर में होती है। ये सबसे बड़ा क्रक्स है करप्शन।
अगर सजाएं समय से होने लगे तो आप विश्वास रखिए करप्शन भी कम होगा, क्राइम भी कम होगा और चीजें बेहतर होंगी। लेकिन ये कैसे लक्ष्मीकांत जी, देखिए ये तो आइडियल बात हो गई जो आपने कही कि ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से हम करें तो ठीक हो सकता है, लेकिन अभी जो व्यवस्था है, क्योंकि जैसा अभी सुरेंद्र जी ने भी कहा कि देखिए कुछ एक अधिकारी तो ऐसे भी होते हैं जो वाकई में ईमानदार होते हैं, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि वो जिस सिस्टम के अंदर है उसमें वो बाईपास अपने आप को तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अगले का आदेश है तो वो काम करना पड़ता है। ये सिस्टम हम कैसे बदले, या ये सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज हो सके कि थोड़ी पारदर्शिता आ जाए या कुछ ऐसा हो कि हमको दिखना शुरू हो जाए। ये जो बन चुका है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि 47 से लेकर के अभी तक, ये कैसे चेंज हो सकता है? कुछ तो चेंजेस के लिए मुझे लगता है कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप सुझा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है ये बड़ी वेल डिफाइंड होना चाहिए। ये इसका डेविएशन रूल नहीं होना चाहिए बल्कि एक एक्सेप्शन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अधिकारी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग से अल्टीमेटली तो डिस्टर्ब होता ही है और उसका फर्क भी पड़ता है। तो एक होना चाहिए कि एक टाइम टेन्योर फिक्स होना चाहिए, चीजें क्लियर की चाहिए और क्यों किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों कहाँ पे रखा जाए इसका कोई फॉर्मूला चाहिए कि हाँ भाई इसमें इतना इन्होंने काम किया, इसका इतने इनका डिजिटल नंबर आ गया। तो थोड़ा डिजिटलाइज्ड अगर इसको कर दिया जाए सिस्टम को तो ट्रांसफर पोस्टिंग भी अच्छी हो जाएगी और लोग भयभीत भी कम रहेंगे और अपना इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। काम अच्छे से है कि आज पोस्टिंग हुई है, अभी 2 दिन बाद हट जाएंगे तो क्या करेंगे काम करके। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मी नारायण जी, आपकी इसी बात के साथ चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा, समय नहीं मेरे पास। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल